राम राम दोस्तों। आज का मैं विषय लेके आया हूं आपके पास। स्टैंड विद आई एम रैना। रैना ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और मुझे इस पे गर्व है, ऐसा कुछ उनकी बात थी। मैं आपको एक ट्वीट बताऊंगा। मिशन अंबेडकर नाम से कोई ट्विटर हैंडल है जो ब्लू टिक है। तो देखिए कोई पावरफुल ही व्यक्ति होगा, और ब्लू टिक ज्यादातर उनके हैं जो लेफ्ट लिबरल लॉबी को सुहाते हैं। मैं आपको बता दूं हिंदू राष्ट्रवादियों को ब्लू टिक नहीं मिलते, और कम से कम आसानी से तो नहीं मिलते, और छोटे मोटे मेरे जैसे ट्विटर हैंडल्स को तो अपने हैंडल गंवाने पड़ते हैं। ब्लू टिक तो दूर दूर तक की बात है। बड़े बड़े हिंदू राष्ट्रवादियों को ब्लू टिक नहीं मिलती। अब ये ब्लू टिक है, मिशन अंबेडकर है, तो जैसा मेरी विचार बुद्धि कहती है कि अंबेडकर के नाम से लेफ्ट लिबरल लॉबी हिंदुओं को बांटने का काम करती है और जातिवादी एजेंडा चलाती है। यहां ये लोग खुद से कहते हैं कि खुद से अपनी जातियां बताते हैं, और दूसरा जब अपनी जाति बताए तो ये लोग गुस्सा होने लगते हैं और उस पर भड़क जाते हैं। यही ऐसा ही एक मसला हुआ है जब सुरेश रैना ने अपने आप को ब्राह्मण कहा, और उसके साथ में या जैसा भी पिक डालते हुए जडेजा ने आई एम जडेजा कहा, और रैना ब्राह्मण है। उसने अपनी पोस्ट में माता रानी की पूजा करते हुए अपनी एक पोस्ट डाली है, या उसकी पोस्ट किसी ने रिट्वीट की है, और वहीं जडेजा ने कोई ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करते हुए अपने आप को क्षत्रिय बताया है। तो यहां ये मिशन अंबेडकर के नाम से जो ट्विटर हैंडल है वो कह रहा है, हाय रैना एंड रविंद्र, यू कैन ग्लोरीफाई योर द्विज कास्ट, यानी आप दोनों अपनी अपनी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। इट्स अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वर्ण सिस्टम, यानी ये वर्ण व्यवस्था का ग्लोरीफाई करना है, उसका बड़प्पन बताने वाली बात है। बट हाउ वुड अ शूद्र एंड एन अनटचेबल ग्लोरीफाई देयर वर्ण। और यहां आई एम रैना को टैग किया है और आई एम जडेजा को टैग किया है। तो देखिए इनका प्रश्न ही अपने आप में अपूर्ण है, अधूरा है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यदि आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो 4 वर्ण की बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस संबंध में यदि आप अनटचेबल की बात करते हैं तो यह जाति वाली व्यवस्था की बात आ जाती है। जाति का वर्ण से घालमेल करना ठीक नहीं है। जाति का वर्ण से घालमेल करना ठीक बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा कालांतर में होते होते वो बिगड़ा रूप है। जातियां जो अपना काम करते गई, एक समय तक अपना काम जिन्होंने किया और वो उसी काम के नाम से जानी गई, वही जातियां, और इन जातियों के आधार पर जो भेदभाव होने लगा। आप सभी को जैसे मालूम है, पिछले 1000 वर्षों से भारत में, कम से कम 1000 वर्षों तक तो भारत में आक्रमणकारी विदेशी आक्रमण होते रहे। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति एज इट इज रही होगी, इसमें शक शुबा है। क्यों? क्योंकि आप यदि ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर रखी गई है, और यदि आप कहते हैं जातिवाद है तो जातियां है, ये इसकी सच्चाई है, लेकिन जातियों का वर्ण से कोई सरोकार नहीं है। आप कोई भी, अब देखिए एक ट्वीट मैंने इसमें पढ़ा था, एक लेडी थी, वो ये कह रही थी, महिला, कि जब मैं अपने घर के काम करती हूं, जब मैं अपने घर में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जब मैं अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देती हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। फिर मैं अपने पति द्वारा दिए गए पैसों को मैं बहुत बुद्धिमत्ता से अगर मैं खर्च करती हूं और बहुत अच्छे से इसको राशन पानी, किराना और इत्यादि में लगाती हूं तो मैं वैश्य हूं। और फिर मैं अगर घर की साफ सफाई स्वच्छता करती हूं तो मैं एक शूद्र हूं। और यदि मान लीजिए मेरे घर पर कोई विपत्ति आए, दुर्भाग्य से अगर कोई विपत्ति आए तो उसका सामना करने के लिए जब मैं क्षत्राणी बन के आगे आ जाती हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। तो एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण मौजूद हैं। ये है वर्ण व्यवस्था। अब मैं आता हूं आपको ये बताऊंगा कि आई एम रैना ने कहा मैं ब्राह्मण हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भीमटे हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अंबेडकर एक सरनेम है जो खुद महाराष्ट्रियन ब्राह्मण का
सरनेम है, मैं भी इसी कास्ट से बिलोंग करता हूं, इसी जाति और भाषा से मैं आता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंबेडकर एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उन्होंने खुद अंबेडकर मतलब भीमराव की प्रतिभा को जानकर उन्होंने उन्हें अपना नाम दिया था। उनका मूल सरनेम उपनाम कुछ और है। तो उन्होंने कहा था कि चलो तुम बहुत ये बुद्धिमान हो और तुम आगे जाकर पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ये मेरा नाम रख सकते हो। इस तरह से वो भीमराव अंबेडकर बने। अब यहां पर अंबेडकरवादी भीमटो ने इसे जातिवादी में धकेल दिया। अब यदि वो ये मानते हैं कि ये अनटचेबल है और ये जातियां बताई जा सकती है, तो फिर ब्राह्मण भी एक जाति है, आप ब्राह्मणों को भी वैसे ही मान लो। और यदि नहीं मानते हो तो आप ब्राह्मण, जो आप जैसा चाहते हो कि ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए तो वैसे आप बन जाइए। ये मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर दो चीजों को मिक्स करना गलत है। दो चीजों को मिक्स करना यहां गलत है। और आप देखिए रामायण और महाभारत कालीन इतिहास में भी अगर आप जाकर देखिए तो आपको इस तरह की भेदभाव और छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलेगा। भेदभाव और छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलेगा। कोई प्रसंग अगर आप रामायण महाभारत से लेते हैं, छोटे से प्रसंग लेते हैं, तो उससे दुष्प्रचार मिथ्या प्रचार किया जा सकता है, लेकिन उसके संदर्भ सहित पूरी बातें लेंगे तब आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह का एक मैं प्रसंग आपको बताता हूं। यहां से एकलव्य को शूद्र जाति का बता दिया जाता है। एकलव्य को शूद्र जाति का बता दिया जाता है और यह दुष्प्रचार किया जाता है कि गुरु द्रोण ब्राह्मण जाति के थे और उन्होंने एकलव्य जो शूद्र जाति का था उससे भेदभाव किया और उनसे विद्या गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। इसमें कई तर्क के जो आधार हैं, इसमें इन आधारों पर मैं ये कह सकता हूं कि कई जगह पर ऐसा भी विवरण है कि एकलव्य से अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करने का वचन उन्होंने गुरु दक्षिणा में लिया था गुरु ने। एक दूसरी बात, यदि कोई मानते हैं कि उसका अंगूठा ही कटवा लिया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एकलव्य के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो गुरु को वो गुरु दक्षिणा देने पर मजबूर हुए। नहीं देते, ठेंगा बता के चले जाते कि ठेंगे से मेरे ठेंगे से आई। क्यों उन्होंने गुरु को गुरु दक्षिणा दी? मेरा ये कहने का मतलब है यहां पर कि गुरु दक्षिणा देते ही नहीं तो गुरु द्रोण क्या बिगाड़ लेते? जब वो इतने बड़े धुरंधर थे, तीरंदाज थे, मैं भी मानता हूं बहुत बड़े तीरंदाज थे एकलव्य, तो वो नहीं देते तो अर्जुन और उनकी सेना क्या कर लेती? और गुरु द्रोण है, वो एकलव्य जो उनका अपना शिष्य है, जिसे वो मतलब शिष्य कहता है अपने आप को, उसके विरुद्ध कभी अर्जुन को तो वो कहते नहीं, क्योंकि गुरु द्रोण का तो एकलव्य ने कुछ बिगाड़ा नहीं। शिक्षा ली है, चोरी से ली हो शिक्षा ली है, तो वो कोई युद्ध का आदेश तो दे नहीं देते। और फिर इसके बाद मैं ये कहता हूं कि एकलव्य को ऐसी क्या पड़ी थी कि उनको, यदि वो ब्राह्मण है गुरु द्रोण, तो ब्राह्मण गुरु से ही विद्या लेने की क्या जरूरत थी? क्या वो किसी और अपनी जाति के व्यक्ति के पास नहीं जा सकता था? यहां पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी प्रोफेसर का, लेक्चरर का या टीचर शिक्षक का किसी एक स्कूल में या कॉलेज में नौकरी लगी है, उसकी टीचर या प्रोफेसर की जॉब के तौर पर स्कूल या कॉलेज में, तो यहां क्या आधार रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे या इस कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाहर आप ट्यूशन इत्यादि नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी कॉलेज की या स्कूल की महान परंपरा है। यही गुरु द्रोण ने जब वहां पर एक आचार्य के तौर पर शास्त्र विद्या वहां बच्चों को देना शुरू किया, तो वहां की यही कोई एक कंडीशन रही होगी कि आप महल के या जो राज्य के सेना बनाई जा रही है उन्हीं के बच्चों को आप शिक्षा देंगे। बाहर के जो बच्चे, जो यहाँ की सेना, हस्तिनापुर की सेना के काम नहीं आएंगे, ऐसे बच्चों को आप, बाहर के बच्चों को आप शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये उनका कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरह का। तो मिथ्या प्रचार करने वाले ये सारे संदर्भ नहीं बताते हैं। इसी तरह का ये आज का ब्राह्मण जाति वाला विवाद है। यदि कोई कहता है कि मैं
ब्राह्मण हूं तो इसमें गलत बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ब्राह्मण कुल में या ब्राह्मण माता पिता से या ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है वो ये जरूर कहें कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं जाति विरोधी नहीं हूं, मैं समस्त जातियों का सम्मान करता हूं। और इसके अलावा भी हमको ये कहने की जरूरत है कि मैं एक गौरवशाली ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण परंपरा का पूरा आदर करता हूं और समग्र हिंदुत्व की विचारधारा का भी मैं पक्षधर हूं। अगर मेरे विचार और मेरे वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो इन्हें खूब लाइक शेयर करें। और मेरा नंबर है 9200114611। मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूं, वहां पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस नंबर पर आप मुझे अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप मुझे सहयोग कर सकते हैं और मेरी बैंक डिटेल भी यूट्यूब में दी गई है।